आज का हमारा टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम यानी सेक्शन 60 टू 65। अभी तक हमने ये देख लिया कि 5 हेड की जो इनकम होती है टोटल, ठीक है, उसमें से डिडक्शन माइनस करते हैं। और अब आता है हमारे पास क्लबिंग ऑफ इनकम। जनरली ये टॉपिक आपको मिलेगा टैक्स प्लानिंग के अंदर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं लोग, अपनी इनकम है ना बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए ना कुछ इनकम अपने किसी पार्टनर या फ्रेंड को दे देते हैं, ठीक है। मान लो सपोज करो कि मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। मैं क्या करता हूँ कि कुछ ऐसी इनकम जो मेरे पास आनी थी, ठीक है, मैं उसको अपने अकाउंट में ना मंगवा के मेरी वाइफ के या मेरे भाई के या किसी फ्रेंड के अकाउंट में मैं मंगवा लेता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी 2.5 से ऊपर है तो मैं तो टैक्स देने के लिए लाइबल हूँ। और उनकी अगर 2.5 लाख से कम इनकम है तो उनके पास अगर वो इनकम आ जाएगी तो वहाँ से वो टैक्स में क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी, वहाँ से उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लोग करते थे कि कुछ इनकम किसी दूसरे अकाउंट में मंगवा के किसी दूसरे के नाम करके और फिर टैक्स का बेनिफिट लेते थे, ठीक है। तो ये सेक्शन है 60 टू 65, ठीक है, इनकम टैक्स के हिसाब से। इसमें कहता है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे की असेट्स किसी को, ठीक है, उस केस में आपकी ही असेट्स वो मान ली जाएगी, आपकी ही इनकम मान ली जाएगी और आपके अकाउंट में वापस से ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी इनकम में वापस ऐड करना, ठीक है, क्लब करना, ठीक है। तो इसके अंदर है ना जनरली दो चीज़ें हैं। एक तो हम हमेशा ये देखेंगे कि ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, ठीक है। जनरली दो पार्टी होगी, एक ट्रांसफ़र और एक ट्रांसफ़रर और एक ट्रांसफ़री, ठीक है। ट्रांसफ़रर कौन होगा, यानी जो बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है, जैसे कि मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कोई असेट्स किसी दूसरे के नाम या कोई इनकम किसी दूसरे बंदे के नाम, यानी मान लो मेरी वाइफ के नाम, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, ट्रांसफ़रर, ठीक है, और मेरी वाइफ क्या है, ट्रांसफ़री, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, कोई भी इनकम हो, ठीक है, किसी भी टाइप की इनकम हो, अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी ऐड होएगी और कौन कौन सी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो इनकम ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होएगी, ठीक है, ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होएगी। मान लो मैं कोई इनकम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपनी वाइफ के नाम से, ठीक है, तो वो मेरी इनकम में ऐड होएगी, ना कि ट्रांसफरी के इनकम में। क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी असेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं, किसको नहीं करते, ठीक है। अपनी वाइफ के नाम से हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, कोई अपने सन की वाइफ के नाम से करता है, ठीक है, वो सारे रूल रेगुलेशन है। और यहाँ पे इनकी डेफिनेशन दी हुई है, क्लैरिफिकेशन, ठीक है। और जो इसका डायग्राम है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो हम ये डायग्राम देखेंगे, इसी में ही सारा कवर हो जाता है, ठीक है। अभी तक नेट में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो नहीं है, ठीक है, तो बाई चांस हो भी सकता है आ जाए, ठीक है, तो हम इसको कवर तो करते ही हैं। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ एसएससी, ठीक है, यानी एसएससी की जो इनकम है उसके अंदर दूसरे जो अदर पर्सन की इनकम है ना वो इंक्लूड करना, ठीक है। तो फर्स्ट में देखते हैं क्या है। सबसे पहले कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स, ठीक है, यानी सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई असेट्स ट्रांसफ़र ना करके, ठीक है, यानी असेट्स ट्रांसफ़र नहीं हो रही लेकिन इनकम ट्रांसफ़र हो रही है। समझ में आया। देखो अगर कोई असेट्स है वो मेरे नाम है, ठीक है, और उससे कोई इनकम हो रही है, अब मैं वो इनकम मंगवाता हूँ मेरे वाइफ के अकाउंट में, जबकि वो असेट्स मेरे नाम से है, यानी मैंने असेट्स उसके नाम ट्रांसफ़र नहीं की, असेट्स ट्रांसफ़र है मेरे नाम से और उससे कोई इनकम आ रही है वो मंगवाता हूँ उसके अकाउंट में, ठीक है। तो उस केस में कहता है कि अगर ट्रांसफ़र ऑफ इनकम, अगर हम ट्रांसफ़र इनकम का ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स, यानी असेट्स का ट्रांसफ़र ना करके फिर कोई इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में वो ट्रांसफ़रर की इनकम मान ली जाएगी अंडर 60 के सेक्शन के हिसाब से। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। यानी हम विदाउट एसेट्स के कोई इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सेक्शन 60 के हिसाब से वो ट्रांसफ़रर की इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। फिर कहता है इनकम अराइज फ्रॉम द रिकवरेबल ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स। अब क्या कर रहा है, अब देखो अभी तक तो फर्स्ट केस में क्या था कि असेट्स ट्रांसफ़र नहीं की, अब ट्रांसफ़र कर देता है असेट्स, ठीक है। तो उस केस में दो चीज़ें हो सकती है,
या तो रिवोकेबल कर सकता है ट्रांसफ़र, या इरिवोकेबल, या नॉट रिकवरेबल। ठीक है, रिवोकेबल का मतलब क्या है कि कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र की फिर वापस ले ली। इरिवोकेबल का मतलब क्या है कि लाइफ टाइम उसकी हो गई वो असेट्स। ठीक है, तो आपको समझना है अगर रिवोकेबल ट्रांसफ़र है, ठीक है, तो ट्रांसफरर है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। इरिवोकेबल ट्रांसफ़र है या नॉट रिवोकेबल है, यानी उसको ही हमने असेट्स दे दी, ठीक है, तो तब तक क्या होएगा, जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, यानी इरिवोकेबल के केस में हमेशा ट्रांसफरी की इनकम मानी जाएगी, ट्रांसफरर की नहीं, ट्रांसफरी की इनकम मानी जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? और सेक्शन 61 ये बात बोलता है। फिर कहता है कि 62 में ना कुछ एक्सेप्शनल दिए हुए हैं, यानी रिवोकेबल ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, और वो इन केस में टैक्सेबल नहीं होगा, यानी उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। फर्स्ट में कहता है कि 61 से पहले की हो। ठीक है, तो 61 वाला तो कॉन्सेप्ट अब आता नहीं, क्योंकि इतने पुरानी हमारे पास कोई ऐसी ट्रांसफ़र वाली एसेट्स मिलेगी नहीं। ठीक है, और कहता है कि नॉट रिवोकेबल मोर देन 6 ईयर, यानी 6 साल से ज़्यादा की ना हो। ठीक है, यानी 6 साल से ज़्यादा की है तो हम इरिवोकेबल में मान लेंगे उसको। ठीक है, यानी उसके ऊपर हम इनकम में, ट्रांसफरर की इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? फिर कहता है ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ द ट्रस्ट विच इज़ नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशरी, यानी ये पॉइंट हमारे पास इरिवोकेबल का ही है। नॉट रिवोकेबल का मतलब यही है कि वापस ना ले रहा, वो वापस नहीं ले रहा। ठीक है, यानी लाइफ टाइम उसके पास रहेगी। अब लाइफ टाइम उसके पास रहेगी तो उस केस में जो हमारे पास ट्रांसफररी है, ठीक है, यानी जिसको ट्रांसफ़र की है, उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, ट्रांसफरर की इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, यानी ये दो टाइप के हो सकते हैं। फिर कहता है स्पाउस इनकम, यानी अब देखो हस्बैंड अपनी वाइफ की इनकम में ऐड कर देता है या वाइफ अपने हस्बैंड की इनकम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस केस में भी वही पॉइंट हमने देखना है कि कौन ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी इनकम में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है रेमुनरेशन टू द स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, 61(2) के हिसाब से। इस केस में क्या है, अगर मान लो कोई, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अगर हस्बैंड का किसी कंपनी या फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ग्रेटर देन 20% ऑफ वोटिंग पावर, यानी 20% से ज़्यादा का वहाँ पे वोटिंग पावर है। ठीक है, उस केस में अगर उसकी वाइफ को, ठीक है, कोई रेमुनरेशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो हम उस बंदे की इनकम मान लेंगे। ठीक है, सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, मेरा किसी कंपनी में 20% से ज़्यादा शेयर है, ठीक है, और वहाँ मेरी वाइफ को कुछ सैलरी वैलरी मिल रही है, कुछ भी रेमुनरेशन मिल रहा है। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे कि मेरी वाइफ को जो रेमुनरेशन मिल रहा है ना, वो सारा का सारा मेरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? 64(1)(2) ये बात बोल रहा है। क्लियर है? फिर उसके बाद कहता है इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन एसेट्स एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एज पर एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट। ओके, अब इस केस में क्या है, कहता है कि स्पाउस को इनकम अराइज हो रही है स्पाउस से, ठीक है, और किसी असेट से वो हो रही है। ठीक है, यानी असेट्स है स्पाउस के नाम से कोई, ठीक है, यानी उसको ट्रांसफ़र की है या एडुकेट ट्रांसफ़र की है, एडुकेट कंसिडरेशन में, यानी कम कंसिडरेशन में हमने ट्रांसफ़र की है। ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या होएगा, जो ट्रांसफ़र कर रहा है ना, उसकी इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के और सारी जितनी भी एसेट्स होगी वो सारी की सारी ट्रांसफरर की इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, 64(1)(5) है ये। ठीक है, अंडर सेक्शन इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन और फर्म फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट एडुकेट कंसिडर्स फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस अंडर सेक्शन 64। इस केस में भी क्या है, कहता है कि कोई पर्सन है ना, अपनी इन कोई असेट्स ट्रांसफ़र कर रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन से, ठीक है, और उसका बेनिफिट दे रहा है स्पाउस को, ठीक है, तो वो भी उसकी इनकम मान ली जाएगी। इस केस में जनरली बात क्या है कि स्पाउस की इनकम देखने के लिए हम क्या करते हैं कि स्पाउस ने अपनी इनकम ट्रांसफ़र की हो। ठीक है, किस केस में कर सकता है वो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के केस में, कोई असेट्स ट्रांसफ़र करके, ठीक है, किसी फर्म के शेयर में किसी भी तरह से कोई भी ट्रांसफ़र करके असेट्स को,
इस तरीके से वो हमारे पास क्या कर सकता है कि एसेट्स को टोटली ट्रांसफ़र करके अपना टैक्स बेनिफिट लेना चाह रहा है, ठीक है, तो वो सारा का सारा हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जनरली बात क्या है इसके अंदर कि जब वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनके अंदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर कहता है कि माइनर्स, ओके, स्पाउस इनकम और इनकम ऑफ सन्स वाइफ दोनों के केस में सेम बातें हैं सारी की सारी, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मान लो कोई ससुर है, अपने बेटे की बहू है, उसको कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उस केस में भी ये सारे केस अप्लीकेबल होंगे, ठीक है, यानी उसके ससुर है, उसकी इनकम मान ली जाएगी अगर वो ऐसे ट्रांसफ़र कर रहा है तो। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, माइनर्स इनकम 64(1)(a) के हिसाब से। अब देखो माइनर की इनकम क्या है, यानी वो बच्चा 18 साल से कम है, ठीक है, तो उसकी अगर कोई इनकम हो रही है तो कहता है कि 1500 रुपये तक वो एग्जम्प्ट होती है, ठीक है, सेक्शन 1032 के हिसाब से। कहता है ऑल इनकम ऑफ ए माइनर इज क्लब्ड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, यानी जनरल ये तो नॉर्मल बात है कि माइनर की अगर कोई इनकम है तो वो किस में ऐड होएगी, पेरेंट्स के अकाउंट्स में, ठीक है। अब पेरेंट्स में किसकी, जिसकी टोटल इनकम ज़्यादा होगी उसके में, ठीक है। फिर कहता है कि 1500 तक वो एग्जम्प्ट हो सकती है पर चाइल्ड, ठीक है, ओके। अगर कोई बंदा या कोई माइनर, ठीक है, इनकम कमाता है स्किल से, टैलेंट से, नॉलेज से, ठीक है, या कोई डिसेबिलिटी के कारण डिसेबिलिटी है उस माइनर को, तो उस केस में हम उनको 1500 की एग्जाम्शन नहीं देंगे, उनकी सेल्फ असेसमेंट होगी, यानी उनकी इंडिविजुअल रिटर्न फाइल की जाएगी। पॉइंट समझ में आया। अगर माइनर है, इनके अलावा पैसे कमा रहा है, इनके अलावा उसकी कोई इनकम है, तो उनके पेरेंट्स में ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। अगर इस इन केस में है तो उनकी क्या होगी, इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न फाइल होएगी। क्लियर है, ये पॉइंट है। और इनकम ऑफ सन्स वाइफ का केस स्पाउस वाला ही केस है डायरेक्टली, ठीक है। तो दो तीन बातें ही इंपॉर्टेंट निकल के आती है। फर्स्ट की ट्रांसफरर है, उसी की इनकम में हम ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि विदाउट असेट्स ट्रांसफ़र की है तो सारी की सारी ट्रांसफरर की उसमें हम इनकम में ऐड कर देंगे, ठीक है। रिवोकेबल के केस की बात करें तो रिवोकेबल के केस में हमारे पास क्या है, जितना भी ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उतना ही उसके में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इरिवोकेबल के केस में क्या है, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही दे दिया उसको, तो ट्रांसफरी की अकाउंट में जब तक वो नहीं मर जाता, तब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक उसके अकाउंट में हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। स्पाउस के केस में क्या है कि स्पाउस कोई भी हो, ठीक है, वो ट्रांसफ़र करता है कोई एसेट्स या कोई इनकम, ठीक है, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के अकाउंट में, ठीक है, तो उस केस में जो ट्रांसफ़र कर रहा है ना उसमें हम ऐड कर देंगे। क्लियर है, ये पॉइंट है। और माइनर के केस में 1500 रुपये एग्जम्प्ट होते हैं 1032 के हिसाब से। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है तो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। वैसे अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है इसके ऊपर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के ऊपर, जो सेक्शन 70 to 80 है, ठीक है। अब देखो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब ही क्या है। अब देखो जनरली गवर्नमेंट कहती है कि भाई टैक्स दो, ठीक है, जो प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो, हमें लॉस हो जाए। अब लॉस हो जाए तो टैक्स तो नहीं देना, ये बात तो बिल्कुल जायज़ है, ठीक है, कि उस साल लॉस हो गया तो टैक्स नहीं देना। अब क्या है कि आगे उसका बेनिफिट हम लें या ना लें, क्योंकि आपको पता है कि जो लॉस आ रहा है हम नेक्स्ट ईयर में उसको ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, यानी कैरी फॉरवर्ड करते हैं उस लॉस को, ठीक है। तो इस केस में कहता है कि आगे वाले ईयर में हम उसको सेट ऑफ करें या ना करें, ठीक है। तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट कहता है 70 to 780 के सेक्शंस के बीच में कि आप कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, कैसे लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो ये लिस्ट है। क्लियर है। फर्स्ट कहता है कि सैलरी। अब देखो सैलरी के अंदर लॉस होएगा, कभी भी नहीं होएगा, नॉट अप्लीकेबल, और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। जब लॉस ही नहीं हो सकता तो आगे फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ का मतलब है कि सेट करना उनको ईयर वाइज ईयर, कैरी फॉरवर्ड मतलब उनको कितने साल तक आगे लेके जाना है, ठीक है, कितने साल तक हम उनको सेट ऑफ कर सकते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। इनकम, कौन सी इनकम होगी, सेट ऑफ लॉसेस,
सेट ऑफ कहाँ से करेंगे, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड हम कहाँ कहाँ से उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम ईयर, यानी कितने साल तक हम कर सकते हैं सेट ऑफ। क्लियर है। फर्स्ट कहता है सैलरी, सैलरी में कुछ भी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, यानी हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है, ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी का सेम हेड से सेट ऑफ होएगा, ठीक है। नो लिमिट अदर हेड्स अप टू 2 लाख रुपीज़। पॉइंट समझना। अब देखो मेरी मान लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 3 लाख का, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे, मान लो 2 प्रॉपर्टी है, एक में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया 3 लाख, एक में आया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सेम हेड से कर देंगे, जितना आया उसमें कितना आया 1 लाख इनकम, ठीक है, और दूसरे वाले से कितना 3 लाख का लॉस, तो 1 लाख रुपये तो हम सेट अप कर देंगे जो दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आई वो, ठीक है। अब बच गया 2 लाख रुपये, ठीक है। अब ये 2 लाख रुपये हो गए, तो हम इसको सेटअप कर सकते हैं किसी भी हेड से, सैलरी से भी कर सकते हैं, कैपिटल गेन से भी कर सकते हैं, बिजनेस से भी कर सकते हैं, ठीक है, और अदर सोर्सेज से भी कर सकते हैं। सिर्फ कितना करेंगे, 2 लाख तक करेंगे, ठीक है। अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे के लिए, उसको लेके जाते हैं, मान लो इस साल हमारे पास और किसी ऐड में कोई इनकम नहीं थी, ठीक है, सिर्फ 1 लाख की थी, तो 1 लाख से हमने कर दिया 2 लाख, अब बाकी बच गया, तो 2 लाख को हम अगले साल, अब अगले साल अगर उस प्रॉपर्टी से मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 2 लाख रुपये में से ये 1 लाख रुपये लेस कर देंगे, इस साल भी हमारे पास 1 लाख का लॉस बच जाएगा, ठीक है, यानी हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया सेम ऐड से। क्लियर है, ये पॉइंट है। और ऐसा कब तक कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं 8 साल तक। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। यानी हाउस प्रॉपर्टी का सेम हेड से तो नो लिमिट कितना भी कर लो, अदर हेड से कितना कर सकते हैं, 2 लाख रुपये तक का कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड करेंगे कितने, सेम हेड से करेंगे, कितने साल तक करेंगे, 8 साल तक। पॉइंट समझ में आ गया। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट है कैपिटल गेन का, ये पूछ लेते हैं कई बार। तो कहता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस केस में हम जो, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है, उसको सेट ऑफ करेंगे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे तो भी सेट ऑफ करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करेंगे, और कब तक करेंगे, 8 साल तक। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसको हम कर सकते हैं दोनों से, शॉर्ट टर्म से भी और लॉन्ग टर्म से भी, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आगे वाले ईयर में, दोनों से, शॉर्ट टर्म से भी और लॉन्ग टर्म से भी। कितने साल तक, 8 साल तक। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब पीजीबीपी की बात करते हैं, हमारे पास बिजनेस एंड प्रोफेशन का कोई लॉस है वो, ठीक है। कहता है कि ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस अंडर सेक्शन 74 है। अगर देखो हॉर्स रेस से अगर हमें कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम सेट ऑफ करेंगे उसी बिजनेस से, ठीक है, अगले साल भी उसी बिजनेस से, लेकिन 4 साल तक, ठीक है। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो स्पेकुलेटिव इनकम से ही होगा, ठीक है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही होगा, ठीक है। फॉरवर्ड भी आगे वाले ईयर में भी कब तक होगा, 4 साल तक होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 35D की अगर वो लिस्ट आपने देखी हो जब हमने पीजीबीपी की थी, तो उस लिस्ट में अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, उसकी कोई इनकम है, उनको सॉरी उनका कोई लॉस है, ठीक है, तो स्पेसिफाइड इनकम से ही, यानी 35D का ही कोई अगर बिजनेस है तो उसकी इनकम से सेट ऑफ होएगा, ठीक है। आगे अगर फॉरवर्ड करते हैं तो आगे वाली इनकम में भी सेम 35D वाले बिजनेस से ही होगा, ठीक है। और कब तक होगा, इन्फिनिटी पीरियड तक, कभी तक कर सकते हैं जब तक वो नील ना हो जाए। पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट है। क्लियर है। फिर कहता है अदर बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव, और कोई किसी भी टाइप का बिजनेस है वो, कहता है कि एनी हेड एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी, यानी अगर बिजनेस का कोई लॉस है तो हम उसको किसी भी हेड से कवर कर सकते हैं सिर्फ सैलरी को छोड़ के, यानी सैलरी से बिजनेस को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। और आगे के लिए जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे के लिए, तो उनको सेम हेड से ही करेंगे, यानी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही हम करेंगे। कब तक करेंगे, 8 साल तक करेंगे। क्लियर है। फिर कहता है अदर सोर्स, अगर कैजुअल लॉस है, ठीक है, कैजुअल इनकम है, तो हमारे पास इनकम है, कैजुअल लॉस की बात करते हैं, ठीक है, तो वो नॉट अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल, वो कहीं से भी नहीं होगा। अदर कोई लॉस है, एनी हेड एनी इनकम से कर सकते हैं अगर कोई और लॉस है तो, ठीक है, लेकिन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आगे के ईयर के लिए, ठीक है, और ना ही
आगे के लिए उसको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसी साल अगर कोई इनकम हुई है, ठीक है, अदर सोर्स में, तो उसको हम लॉस को कवर कर सकते हैं, उसको आगे की तरफ नहीं लेके जा सकते। पॉइंट समझ में आ गया। फिर कहता है अमलगामेशन से अगर कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अमलगामेटेड कंपनी ही उसको कवर करेगी। कब तक कर सकती है, पहले 8 साल तक, ठीक है, 8 साल तक अमलगामेशन का अगर कोई लॉस है तो उसको कवर कर सकती है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अगर 32 के हिसाब से ज़्यादा डेप्रिसिएशन है, ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर लिया गया, ठीक है, या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला है, तो उस केस में कहता है कि एनी हेड एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम को छोड़ के और किसी भी हेड से हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का रिलैक्सेशन ले लेंगे, ठीक है, कब तक, इन्फिनिटिव पीरियड तक, ठीक है। इन्फिनिटिव पीरियड के लिए दो ही चीज़ है, एक तो 35D का और एक 32 का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये दो ऐसे हैं जो इन्फिनिटी टाइम पीरियड तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। जनरली इनमें यही है बस कि आपको ईयर याद रखने हैं और किससे कर सकते हैं वो, ठीक है, और पॉइंट इनमें से आप एक दो पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट अब पॉइंट आता है हमारे पास फिलिंग ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर। ओके, अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट में हमने ये देख लिया कि 5 हेड है, 5 हेड से कितनी इनकम हो रही है, ठीक है। उन इनकम से हमने फिर देखा कि क्लबिंग इनकम क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डिडक्शन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ से हम उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ कर सकते हैं लॉसेस को, ठीक है। अब आता है हमारे पास रिटर्न का फाइल करने का टाइम, ठीक है, यानी अब हम रिटर्न फाइल करेंगे। अब देखो जिस फाइनेंशियल ईयर में मैंने आपको बताया था असेसमेंट ईयर होती है एक और एक होता है प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर वाले साल में टैक्सेबल होती है, ठीक है। अब उसको टैक्सेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी एक ITR फिल करनी पड़ेगी, यानी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आ गया कि उस रिटर्न फाइल, अगर वो रिटर्न फाइल हम करते हैं, ठीक है, तो ही हमारे पास टैक्स की लाइबिलिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो कहता है कि वो जो रिटर्न फाइल करते हैं वो किस सेक्शन में करते हैं, हम सेक्शन 139 में, ठीक है, मैंडेटरी रिटर्न ऑफ इनकम या चार्जिंग सेक्शन। क्लियर है, यानी हम जो रिटर्न फाइल करेंगे कंपलसरी इनकम रिटर्न फाइल करेंगे वो किस सेक्शन में, 139 में है, ठीक है। अब कहता है कि अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, कंपनी या फर्म है, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। पॉइंट समझ में आ गया। अगर कोई कंपनी है या फर्म है, ठीक है, चाहे उसकी इनकम कुछ भी हो, ठीक है, चाहे लॉस हो रहा हो, फिर भी उसको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है, ठीक है। फिर कहता है कि अदर देन कंपनी और फर्म, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल है, HUF है, तो उस केस में क्या है, उनकी ग्रोस टोटल इनकम अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, एग्जम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो अगर उनके GTI एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उनको ITR फिल करनी ही पड़ेगी। पॉइंट समझ में आ गया। कंपनी के केस में और फर्म के केस में तो मैंडेटरी है, ठीक है। अगर अदर देन फर्म और कंपनी के केस में क्या है, जिनकी GTI ग्रोस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। फिर कहता है कि कब तक कर सकते हैं। कंपनी के केस में कहता है कि 31 जुलाई डज नॉट ऑडिट। ओके, अब देखो जनरली ना दोनों के केस में डेट है 31 जुलाई, ठीक है, चाहे कंपनी हो चाहे कोई फर्म चाहे कोई इंडिविजुअल हो, दोनों के केस में क्या है 31 जुलाई, ठीक है। अब देखो अगर किसी कंपनी के ना ऑडिट होती है, ठीक है, या फर्म की ऑडिट होती है, अगर ऑडिट होती है तो उसको 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है, यानी उसकी हो जाएगी 30 सितंबर को, 30 सितंबर तक वो अपनी ITR फिल कर सकता है। जनरली नॉर्मल डेट तो क्या है 31 जुलाई, ठीक है, दोनों के केस में ही, ठीक है, लेकिन अगर ऑडिट है तो ऑडिट के केस में 30 सितंबर हो जाएगी, यानी 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम उसको मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब कहता है कि अगर ITR भरने में देरी कर दे, अब देखो 31 जुलाई है, ठीक है, 31 जुलाई से बाद में अगर फिल करता है, ठीक है, यानी बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या पेनल्टी लगेगी, कहता है कि 1% इंटरेस्ट लगेगा, जितनी आपकी इनकम है उसका 1% इंटरेस्ट, ठीक है, और 1,000 रुपये पेनल्टी
अप टू 5 लाख। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अगर 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 5,000 की पेनल्टी लगेगी। बट ठीक है, 31/12 यहाँ पे आएगा और 31/3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब पॉइंट समझना। अब देखो, जनरली डेट क्या है, 31 जुलाई। ठीक है, अगर 31 जुलाई तक वो कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करता, लेट कर देता है तो 1% इंटरेस्ट। अगर 5 लाख तक इनकम है तो 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, वो कब तक, 31/12 तक। ठीक है, यानी 31 दिसंबर तक वो रिटर्न फाइल कर देता है तो ये 1% इंटरेस्ट और 1,000 रुपये की पेनल्टी और 5,000 की पेनल्टी लगेगी। अगर वो दिसंबर में भी नहीं करता, ठीक है, या 1 दिसंबर 12 के बाद और 31/3 यानी 31 मार्च के बीच में करता है तो 10,000 रुपये की सीधी डायरेक्ट उसको पेनल्टी लगेगी। क्लियर है, ये पॉइंट है यहाँ पे। 1% का इंटरेस्ट प्लस में 1,000 और 5,000 की ये और 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे अगर वो दिसंबर के बाद करता है तो। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, जर्नली पूछेगा, डेट पूछेगा, फिर इंटरेस्ट पूछ सकता है, कितने रुपए की पेनल्टी है वो पूछ सकता है। ठीक है, और सेक्शन पूछ सकता है। क्लियर है। अब अगर बात करें हम कि जो रिटर्न होती है वो किस किस टाइप की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। अब देखो, जर्नली 7 टाइप्स की होती है आईटीआर। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न 7 तरह की होती है नॉर्मली। ठीक है, इनमें से जो ITR 1 और 4 है उनके ना शॉर्ट नेम भी दिए हुए हैं, सुगम और सहज। ये गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पॉलिसी लेके आई थी। ठीक है, ऑनलाइन फिल करने के लिए इनको आसान बनाया था। ठीक है, इसलिए इनका नाम सरल, सहज और सुगम रख दिया। ठीक है, अब देखो पॉइंट समझते हैं कि ITR 1 किसके लिए, ITR 2 किसके लिए, 3 किसके लिए, 4, 5 और 6, 7 किस किस के लिए है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो जो ITR 1 है, फॉर इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम, कहाँ कहाँ से हो, सैलरी हो, एक हाउस प्रॉपर्टी से हो, अदर सोर्स से हो। ठीक है, और हैविंग टोटल इनकम अप टू 550 लाख, यानी एक बंदा, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, पॉइंट समझना यहाँ पे, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी इनकम सैलरी से हो, एक हाउस प्रॉपर्टी से हो और कुछ अदर सोर्स से हो, और जिसकी इनकम 50 लाख से कम हो, तो वो ITR 1 भर सकता है। क्लियर हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब ITR 2 किसके लिए है, इंडिविजुअल और HUF के लिए, नॉट कैरिंग आउट बिजनेस प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप, या तो कोई इंडिविजुअल हो या HUF हो जिसका कोई बिजनेस ना हो। पॉइंट समझ में आ गया, जिसके पास कोई बिजनेस ना हो। इस केस में भी बिजनेस से नहीं इनकम, कैपिटल गेन से नहीं। ठीक है, ओनली सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स से। ठीक है, और 50 लाख तक। इसमें HUF और इंडिविजुअल यानी हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के और सारी इनकम हो। क्लियर है। ITR 3 में क्या है, इंडिविजुअल और HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अगर उनकी इनकम प्रोप्राइटरी कोई बिजनेस से है या प्रोफेशन से है तो उस केस में ITR 3 भरेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। फिर कहता है कि ITR 4, ठीक है, रिटर्न फॉर्म कैन बी यूज बाई इंडिविजुअल HUF फॉर प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रिजम्पटिव इनकम मैंने बताया था, छोटे मोटे जो दुकानदार है ना, उनके केस में कौन सी भरी जाएगी, ITR 4। ठीक है, प्रिजम्पटिव इनकम के केस में। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में प्रिजम्पटिव इनकम जिनकी मानी जाती है इंडिविजुअल और HUF की, उस केस में ITR 4 भरेंगे। क्लियर है। अब ITR 5 देखते हैं, फॉर पर्सन अदर देन 1, 2, 3। ठीक है, यानी इंडिविजुअल, HUF और कंपनी, और पर्सन अदर देन इनके। ठीक है, इनके अगर कोई पर्सन है, ठीक है, इनके अलावा और कोई बच गया, ठीक है, वो सारे के सारे ITR 5 में आएंगे। क्लियर है, यानी फर्म हमारे पास आ गई, ठीक है, LLP आ गई, ये सारी इसके अंदर आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ITR 6 की। ठीक है, ITR 6 में फॉर कंपनी अदर देन कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। अब जो एग्जम्पशन 11 है वो चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट की होती है। उसके अंदर अगर उन्होंने कुछ क्लेम कर रखा है, ठीक है, उन कंपनी को छोड़ के उसके अलावा जितनी भी कंपनियां हैं,
ठीक है, यानी जिस कंपनी ने एग्जम्पशन 11, ठीक है, 11 के अंदर कोई एग्जम्पशन ले रखी है, उस कंपनियों को छोड़ के और सारी कंपनियां ITR 6 फिल करेगी। ठीक है, पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी, यानी पर्सन भी और कंपनी भी दोनों को मिला के, ठीक है, जो इन सेक्शन में आती है 139 4A 4B 4C 4D और 4F। ठीक है, तो जो 139 4A है उसके अंदर हमारे पास जो आते हैं रिलीजियस पर्पज से कोई फर्म हो, ठीक है, चैरिटेबल पर्पज से कोई फर्म हो या रिलीजियस पर्पज से हो। ठीक है, 40B में आती है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, 40C में आती है कोई साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड न्यूज़ एजेंसी हो, कोई एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट हो। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, और 40D में हमारे पास आती है कॉलेज और इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो और किसी सेक्शंस में या और किसी ITR में नहीं आ रहे, वो इनमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जो F है। ठीक है, 139 4F है, उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा जो इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड है। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट करके, ठीक है, जैसे कोई म्यूचुअल फंड है उससे रिलेटेड अगर कोई इनकम है, ठीक है, वो सारी ITR 7 में फिल की जाएगी। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास ITR 7 का पॉइंट, समझ में आ गए। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें ITR 1 की, तो इंडिविजुअल 50 लाख तक हो गया। ITR 2 की बात करें, इंडिविजुअल HUF हो गया जिसका बिजनेस नहीं हो। ITR 3 के अंदर क्या है, जिसका बिजनेस से इनकम हो। 4 में क्या है, प्रेजेंटिव इनकम। 5 में क्या है हमारे पास, इंडिविजुअल हो, HUF कंपनी पर्सन, ठीक है, फॉर्म ITR 7 भर रहा हो। ठीक है, उसके अलावा जो बच गया वो। 6 में क्या है, कंपनी जो 11 वाली एग्जम्पशन लिमिट से बाहर हो, और 7 में से क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस और ITR, टाइप्स ऑफ ITR, यहाँ तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो डिडक्शन कैरी फॉरवर्ड में से कुछ भी नहीं आया, टोटल इनकम में से कुछ नहीं आया, टैक्स कैलकुलेशन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको अभी हम देख लेंगे। देन उसके बाद है ITR में से जून में 2 आए थे, दिसंबर में 1 आया है। ठीक है, अभी देख लेते हैं उनको भी। कैपिटल गेन, डिडक्शन, टैक्स कैलकुलेशन, ये है हमारे पास टैक्स कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन। देखो, कहता है एक्स एन इंडिविजुअल ऑफ 55 ईयर। ठीक है, तो आपको पता है 60 साल से नीचे की एग्जम्पशन लिमिट क्या है हमारे पास, 2.5 लाख तक नील। ठीक है, फिर उसकी 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, अगले 2.5 लाख पे 5% है, और फिर 5 से 10 के बीच में सीधा 20% है, और 10 लाख से ज़्यादा फिर 30% है। ठीक है, तो जनरली ये रेट हमारे पास रहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि एक्स एज एन इंडिविजुअल ऑफ 55 ईयर ऑफ एन एज हैविंग ग्रोस टोटल इनकम 3,50,000 रुपये। ठीक है, व्हाट इज़ द टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 18-19। ठीक है, तो आपको पता है 18-19 में हमारे पास जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो सेम थी, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, और 2.5 से 5 लाख के बीच में सीधा 20% है। अब देखो, उस बंदे की इनकम कितनी है, 3.5 लाख, तो 2.5 लाख तक तो हर किसी की एग्जेम्प्ट है, यानी 60 साल से नीचे वाला जो भी बंदा है 2.5 लाख तक उसकी क्या है, इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब उसकी इनकम है 3,50,000। ठीक है, ग्रोस टोटल इनकम है। अगर डिडक्शन देता तो हम उसमें से माइनस कर देते, अब डिडक्शन दे नहीं रखी तो उस केस में हम क्या करेंगे, 3.5 लाख है, उसमें से हम 2.5 लाख रुपए हैं वो तो क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट। बाकी कितना बचेगा, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के ऊपर सीधा हम क्या कर देंगे, 5% से। ठीक है, 5% से कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए, 5,000 रुपये उसकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हमेशा आपको ये ऐसे ही निकालना है, जितनी उसकी एग्जम्पशन लिमिट है उससे ऊपर कितनी इनकम बनती है, वो इनकम का 5%। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। ठीक है, जैसे कहता है 60 साल से कम है, तो क्या करेंगे हम, 2.5 लाख तक तो हो जाएगी नील। ठीक है, 2.5 से 5 लाख के बीच में जितनी भी इनकम है उसका 5% निकाल दो। 5 से 10 है
तो उसका 20% निकाल दो। 10 लाख से ऊपर की जितनी भी है उसका 10% 30% निकाल दो। सिंपल, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे भी। क्लियर है? ओके। अब अगर ये कहता यहाँ पे उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालो, ठीक है, और ऑप्शन में 5,000 नहीं होता, ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा ही होता, तो हम क्या करते, जो टैक्स लाइबिलिटी आई है 5,000 रुपये ना, इसके ऊपर एजुकेशन सेस और लगा देते, एजुकेशन सेस 4% ये, ठीक है, यानी 5,000 जो आया है 5,000 का 4% हो जाएगा 200 रुपये, यानी 5200 रुपये दे रखा होता तो हमारा आंसर हो जाता फिर 5200। पॉइंट समझ में आ गया? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आईटीआर से रिलेटेड। कहता है रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड किस सेक्शन के हिसाब से ना हम रिटर्न सबमिट करते हैं, ठीक है, तो अभी अभी आपने देखा था कि जो सेक्शन है वो हमारे पास है 139A। ये रहा सेक्शन 139 मैंडेटरी ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम यानी चार्जिंग सेक्शन, यानी इस सेक्शन के हिसाब से हम रिटर्न फाइल करते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट, सुगम इज आल्सो नोन एज। अब देखो सुगम कौन सी रिटर्न है हमारे पास, सहज 1 होगी, सुगम होगी 4, ठीक है, तो ITR 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो क्या होएगा, देखो आपको पता है जो नाम दिया गया है सुगम और सहज, ठीक है, तो या तो 1 है या 4 है, 2 और 3 तो हो नहीं सकता, यानी हमारा ऑप्शन 1 और 2 है, ठीक है, तो इजीली इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी दो मेथड, दो तो ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गए, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर कहता है अरेंज द स्टेप टू ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। अब कहता है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, किस वे में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखो सबसे पहले हम बात करें रजिस्टर यूर सेल्फ, देखो सबसे पहले हमें करना ही क्या है कि हमें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अगर हम फिल करते हैं कोई भी ITR, ठीक है, तो हम ITR फिल करने से पहले क्या करेंगे, खुद को रजिस्टर कराएंगे, हमारा जो पैन कार्ड नंबर है वो रजिस्टर कराएंगे। क्लियर है? फिर कहता है वेरीफाई, तो वेरीफाई तो बिल्कुल लास्ट का पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है यानी रजिस्टर योर सेल्फ ना, पहला सेलेक्ट द रिक्विजिट्स फॉर्म, ठीक है, फिल फॉर्म एंड अपलोड, ठीक। अब देखो सिंपल सा पता लग रहा है कि रजिस्टर करवाएंगे पहले, तो हमारा ऑप्शन यानी जो हमारा आंसर है 1 2 3 में से हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। पॉइंट समझ में आ गया? एलिमिनेशन मेथड से देखें तो अब देखो रजिस्टर कराने के बाद हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, और हमारा फॉर्म कौन सा रहेगा, ठीक है, यानी हम रजिस्टर हो जाएंगे तभी तो देखेंगे कि कौन सा फॉर्म हमें रिक्विजिट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद ही तो फिल करेंगे, फिल फॉर्म एंड अपलोड, है ना, थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिर लास्ट वेरीफाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फिर थर्ड हो जाएगा सेलेक्ट एंड रिक्विजिट फॉर्म, फिल फॉर्म एंड अपलोड, देन फिर हमारे पास वेरीफाई, यानी आंसर हो जाएगा 1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास ITR से रिलेटेड, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।